हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इसके 2 पार्ट किए हैं। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ओवरव्यू डिस्कस किया गया, साथ में फ्रेडरिक शोरियो के पेंटिंग को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। पार्ट टू में हम लोगों ने द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझा। और आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 3 कर रहे हैं। पार्ट 3 में हम लोग आज 2 टॉपिक देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, और पॉइंट नंबर 2.1 द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी यूरोप देयर वेयर नो नेशन स्टेट्स। बताया गया कि मिड 18th सेंचुरी तक, इसका मतलब कि लगभग 1750 तक जो कुछ भी था यूरोप में, वो सब कुछ एक अलग अलग तरह के मोनार्कियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। कोई नेशन स्टेट नहीं था, यानी कोई अलग अलग देश जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये ऑस्ट्रिया, ये सब अलग अलग देश नहीं थे। इनमें बहुत सारे अलग अलग तरह के राजवंश यानी कि राजघराने थे, मोनार्कियल सिस्टम था। Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories। यहाँ बताया गया कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये किंगडम, डचेज और कैंटोन्स में बटे हुए थे और सभी की ऑटोनोमस टेरिटरी थी। ऑटोनोमस टेरिटरी का मतलब कि सभी की अलग अलग सीमा रेखा थी और सभी उस सीमा रेखा के अंदर अपना अपना मोनार्कियल सिस्टम चला रहे थे। Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, यानी अलग अलग राजाओं का सिस्टम वर्क कर रहा था और उसमें भी डाइवर्स पीपल पर उनका शासन था। डाइवर्स पीपल का मतलब उनमें वेराइटी ऑफ पीपल थे, उनके लैंग्वेज अलग थे, उनकी जातियां अलग थी और इस डाइवर्स पॉपुलेशन पे ये सब अलग अलग शासन कर रहे थे। द पीपल डिड नॉट शेयर कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर एंड इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड एथनिक ग्रुप्स। इन सभी लोगों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं था, ना उनका लैंग्वेज कॉमन था, ना उनकी जातियाँ कॉमन थी। सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन था कि वो सब अपने राजघराने के प्रति वफादार थे या निष्ठा रखते थे। यही एक कॉमन बात थी और इसके अलावा उनमें कोई कॉमन चीज़ें नहीं थी। ना उनका कल्चर था, ना उनका सोसाइटी था, ना उनकी लैंग्वेज थी, ना ही उनकी जातियाँ थी। ये कुछ भी कॉमन नहीं था। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हैब्सबर्ग एम्पायर की। हैब्सबर्ग एम्पायर जिसने ऑस्ट्रिया और हंगरी पे वर्क किया, रूल किया, ये यहाँ पे अलग अलग रीजन और लोग का एक पैचवर्क था, यानी ये सब अलग अलग प्रदेशों का और लोगों के ग्रुप का समूह था। It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria and the Sudetenland as well as Bohemia, a predominantly German speaking। इस ऑस्ट्रिया हंगरी हैब्सबर्ग एम्पायर में और भी जगह रीजन्स शामिल थे। इस रीजन्स में टायरोल भी शामिल था, ऑस्ट्रिया भी शामिल था, सडेंटलैंड भी शामिल था और बोहेमिया भी शामिल था। बोहेमिया जर्मन स्पीकिंग होते हुए भी इस हैब्सबर्ग एम्पायर के ऑस्ट्रिया हंगरी में शामिल था। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। अब इसमें जर्मन स्पीकिंग तो थे ही, साथ में इसमें इटालियन स्पीकिंग लोग भी थे। ये लोम्बार्डी और वेनेशिया के लोग भी इस हैब्सबर्ग एम्पायर में थे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इस हैब्सबर्ग एम्पायर में जर्मन स्पीकिंग लोग भी थे, इटालियन स्पीकिंग लोग भी थे और अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स के लोग जैसे टायरोल, ऑस्ट्रिया, सडेंटलैंड, बोहेमिया, ये सब इस ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में थे, जिसमें एम्पायर द हैब्सबर्ग एम्पायर वर्क कर रहा था। इन हंगरी half of the population spoke Magyar while the other half spoke a variety of dialects। हंगरी में
50% लोग रफली magyar भाषा को बोलते थे और बाकी के 50% लोग डिफरेंट डायलेक्ट्स यानी देसी भाषाओं प्रादेशिक भाषाओं को इस्तेमाल करते थे। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। गैलिशिया में जो भी कुलीन वर्ग था, एरिस्टोक्रेसी का मतलब कुलीन वर्ग। ये मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी में फ़र्क क्या है इसको आप समझ लीजिए। मोनार्की मतलब डायरेक्ट जो उस एम्पायर में रूल कर रहा है, रूलर, और एरिस्टोक्रेसी ये हो गए जो उसमें मिनिस्टर्स या ऑफिसर्स के पोजीशन पे थे और ये भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं लेकिन अपने राजा से कम, लेकिन रिचनेस भी था, इनके पास वेल्थ भी था, इनके पास पावर भी था, ये अपनी सेनाएं भी रखते थे। तो यहाँ मंत्रियों या फिर ऑफिसर्स की कैटेगरी को हम लोग ये एरिस्टोक्रेसी या कुलीन वर्ग बोलते हैं। और गैलिशिया में यही कुलीन वर्ग पॉलिश यानी कि पोलैंड की भाषा भी बोलता था। Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people. इस तीन ग्रुप के अलावा, जिसमें हंगरी, गैलिशिया, यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी की बात हो गई, ये तीन ग्रुप के अलावा भी लोग रहते थे उसी बाउंड्रीज में, विदिन बाउंड्रीज, उस विदिन बाउंड्रीज में रहते थे। और ये पीजेंट पीपल थे। पीजेंट पीपल का मतलब कि कृषक वर्ग, किसान वर्ग। ये कहाँ कहाँ कैसे थे? बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, नॉर्थ साइड में बोहेमियंस और स्लोवाक्स रहते थे। स्लोवेंस इन कार्नियोला, कार्नियोला में स्लोवेंस रहते थे। क्रोएट्स टू द साउथ, साउथ साइड में क्रोएशिया के लोग क्रोएट्स थे। एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया, ट्रांसिल्वेनिया के ईस्ट में रोमन्स रहते थे। ये सब अलग अलग कैटेगरी के लोग थे और यहाँ यही समझाया जा रहा है कि इतने कैटेगरी के लोग थे, इनका डाइवर्स पॉपुलेशन था, ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप के थे, इनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, इनका कल्चर, इनकी सोसाइटी डिफरेंट थी और इस तरीके से ये सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे। लेकिन यहाँ ये समझाने का कोशिश हो रहा है कि इसमें कॉमन सिर्फ एक चीज़ था, वो ये कि इनके राजा या इनका जो भी मोनार्कियल सिस्टम या जो भी इनका ऑटोक्रेसी था वो एक था और उसके प्रति ये निष्ठा रखते थे। यही एक कॉमननेस इन सभी लोगों में था, अदरवाइज ये बिल्कुल एक दूसरे से डाइवर्स और डिफरेंट थे। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो वही चीज़ यहाँ समझाया गया कि इस डिफरेंसेस के पर हम किसी भी तरीके से पॉलिटिकल यूनिटी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आसान नहीं था, पॉलिटिकल यूनिटी अब संभव नहीं था, इजी भी नहीं था। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज ए कॉमन अलायंसेस टू द एम्परर। जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि एम्परर के प्रति जो निष्ठा थी वही एक कॉमन बात थी, बाकी सब चीज़ में ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थे। 2.1 द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब हम लोग देखते हैं कि कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्गीय परिवार कैसा था। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी मीन्स कुलीन वर्ग और न्यू मिडिल क्लास सब लोग जानते हैं। सोशियली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। हम लोग इस कॉन्टिनेंट में यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में सोशली और पॉलिटिकली एक एरिस्टोक्रेसी भी था। एरिस्टोक्रेसी का मतलब कुलीन वर्ग, जिसमें मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स कैटेगरी के लोग थे और वो रिच भी थे, उनके पास अपनी सेनाएं भी थी और वो पावरफुल भी थे। तो उसी एरिस्टोक्रेसी की बात हो रही है कि वो उनके पास ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वेयर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। इसमें यह बताया गया कि इन सभी एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लासेज में एक चीज़ कॉमन था कि इनका लाइफ स्टाइल एक जैसा था। इनमें रिचनेस था, इनमें पावर था, इनके पास अपनी सेनाएं थी। तो इसमें यह बताया गया कि इनका लाइफ स्टाइल एक जैसा था, इनका लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा था, यही एक कॉमन बात थी। लेकिन इनके रीजनल डिविजन्स थे, इनके प्रदेश बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थे, अलग थे। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इनका बड़ा बड़ा स्टेट्स होता था और शहरी क्षेत्रों में हवेलियाँ होती थी या बड़े बड़े पैलेस होते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी।
ये हाई सोसाइटी को मेंटेन करते थे और पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिक वे में ये फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे। देयर फैमिलीज वेर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिजेस। इन सभी एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास के लोगों की फैमिली एक दूसरे से टाई अप हुआ करती थी, कनेक्टेड होती थी मैरिजेस की वजह से। किसी के सन, किसी के डॉटर की का मैरिज किसी दूसरे एरिस्टोक्रेट्स या मिडिल क्लास के लोगों के साथ होता था, तो इस तरीके से ये एक एरिस्टोक्रेट दूसरे एरिस्टोक्रेट से इस तरह से कनेक्टेड हो जाता था। ये एक कॉमन पॉइंट था इस मैरिजेज की वजह से। तो टाइज ऑफ मैरिजेस यानी इनका टाई अप मैरिज की वजह से होता था। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। इस तरह के एरिस्टोक्रेसी वाले ग्रुप की संख्या बहुत कम भी थी, लेकिन इसके बावजूद ये रिच और पावरफुल थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। मेजोरिटी पॉपुलेशन पीजेंट्स थे यानी कृषक वर्ग थे, कि एग्रीकल्चरल वर्क करने वाले थे। टू द वेस्ट साइड में कौन था? द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म्ड बाई टीनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स। जो भी जमीन था उसमें या तो स्मॉल ऑनर्स थे जिनके पास लैंड जो है वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड था एग्रीकल्चर के लिए, या फिर टीनेंट्स थे। टीनेंट्स का मतलब किराएदार। किराएदार का मतलब हुआ कि वो जमीन किराए पर लेते थे और उस पर एग्रीकल्चरल वर्क करते थे और एक बड़ा मोटा हिस्सा किराए के रूप में लैंड ऑनर को देते थे। तो ये बात ये तरीके वेस्ट साइड में अपनाए जा रहे थे। वाइल इन द ईस्ट और सेंट्रल यूरोप द पैटर्न वाज वास्ट स्टेट्स विच वेयर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। यहाँ बताया गया कि ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में थोड़ा सा चेंजेस था। वहाँ पे चेंजेस क्या था कि यहाँ पर स्टेट्स यानी खेती के ज़मीन बहुत लंबाई चौड़ाई में फैले हुए होते थे, ये बहुत दूर दूर तक फैले होते थे और उस पे सर्फ यानी दास वर्ग, कृषक वर्ग, जो ऐसे कृषक वर्ग कहेंगे जो स्लेवरी में थे और एग्रीकल्चरल वर्क कर रहे थे, तो ऐसे दास या कृषक वर्ग उस स्टेट्स में काम करते थे जो ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में ज़मीनें थी उसमें। इन वेस्टर्न पार्ट और बचा हुआ बाकी का पार्ट यूरोप का सेंट्रल हिस्सा ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मींट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। यहाँ पर समझाया गया कि वेस्टर्न पार्ट और यूरोप का और सेंट्रल पार्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ और प्रोडक्शन होने लगा, मार्केट एक्टिविटीज़ बढ़ गया और उसमें नए बिजनेसमैन क्लासेस की एंट्री हो गई और ये बिल्कुल कमर्शियल क्लासेस था। इसमें टाउन्स भी था, सिटीज़ भी था। Industrialization began in England in second half of the 18th century, but in France and Germany states it occurred during 19th century. इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन फ्रांस में, जो कि इंग्लैंड का बिल्कुल पड़ोसी देश था पास में, उस फ्रांस में इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। यहाँ ये समझना है कि 18th सेंचुरी इंग्लैंड में न्यू मिडिल क्लास आ गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड तरह के वर्कर्स हायर होने लगे, उनकी सैलरी, उनकी जॉब हो गई। उसी में जो बिजनेस क्लास अलग था, बिजनेस ऑनर्स अलग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट अलग थे, उनका भी एक डिफरेंट कैटेगरी हो गया। ये सब उसी में अलग अलग मिडिल क्लास के अलग अलग क्लासेज हो गया, जिसमें लोअर क्लास हो गया, जिसमें मिडिल क्लास हो गया, जिसमें अपर मिडिल क्लास हो गया। अपर मिडिल क्लास वो जो उस इंडस्ट्री के मालिक थे, मिडिल क्लास वो हो गया जो उस इंडस्ट्रीज में मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क्स के कैटेगरी पर काम कर रहे थे, और उसी मिडिल क्लास में लोअर मिडिल क्लास वो हो गया जो उस इंडस्ट्री में एज ए वर्कर सैलरी या फिर वेजेस पे काम कर रहा था। तो यहाँ ये समझाया गया कि जैसे ही इंग्लैंड और फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज स्टार्ट हुआ तो उसके साथ ही नया मिडिल क्लास भी हो गया और ये एजुकेट भी होने लगा। एजुकेट लोग सेमी स्किल्ड या स्किल्ड वर्क पे काम करना स्टार्ट किए। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। इसी में एक नया वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आया जो काम कर रहा था, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। वो लेबर क्लास हो सकता था, वो सुपरवाइजर या क्लर्क कैटेगरी हो सकता था।
मिडिल क्लास इज मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। उसमें अब इंजीनियर्स थे, उसमें प्लम्बर थे, उसमें हजार तरह की वैरायटी ऑफ जॉब्स था, कुछ स्किल्ड था, कुछ सेमी स्किल्ड था। और इस तरीके से ये वही कैटेगरी मिडिल क्लास है, जिसमें मिडिल क्लास के अंदर भी 3 कैटेगरी थी, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वेर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। यहाँ ये बताया गया कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो नया मिडिल क्लास था ये स्मॉलर था, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इसका सीधा मतलब है कि 19th सेंचुरी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा था, वो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में था। तो इनकी संख्या भी बहुत, मिडिल क्लास की संख्या भी स्मॉलर फेज में थी। और जैसे जैसे 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ा, वैसे वैसे धीरे धीरे इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ी, उसमें जॉब्स बढ़े, एजुकेशन बढ़ा, इंग्लिश एजुकेशन बढ़ते चला गया, और इसकी वजह से नया एजुकेटेड वर्ग भी आया, क्लास भी आया, और ये नए एजुकेटेड, न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास में शामिल हो गया। It was among the educated liberal middle class that idea of national unity following the abolition of aristocracy privileges gained popularity। और इस तरीके से ये जो नया न्यू मिडिल क्लास इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज के बाद आया, उसी ने एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, इन सभी को डेमोलिश करने के बारे में अपने वेरियस तरह के स्ट्रगल और मूवमेंट स्टार्ट किए। वर्ल्ड वाइड ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। स्टार्ट तो यूरोप, फ्रांस से हुआ, और धीरे धीरे फिर ये यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में, रीजन्स में बढ़ता चला गया। और इस तरीके से अब ये नया न्यू मिडिल एजुकेटेड क्लास अब अपने लिए वेरियस राइट्स का डिमांड कर रहा था, अपने लिए रेस्पेक्ट्स का मांग कर रहा था, अपने लिए इक्वालिटी, फ्रीडम का डिमांड करने लगा। और इस तरीके से जितने भी तरह के एरिस्टोक्रेसी या मोनार्की के प्रिविलेजेस थे, विशेषाधिकार था, वो धीरे धीरे कम होने लगा और लास्ट में ख़त्म ही हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट आया, और उसी में डेमोक्रेसी सबसे तेज़ी से बढ़ा और फ्लोरिश्ड हुआ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 4 उसमें करेंगे, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट 4 मैं बहुत जल्द लाऊंगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए, उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।